ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेटा सेंटर में फायरवॉल, डीएमजी और एसएलबी सब मिलकर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यूजर अपने ब्राउजर में https://site.com एंटर करता है। रिक्वेस्ट फिर सीधे डीएनएस सर्वर पर जाती है। आपको पता है, यह पता लगाने के लिए कि इसे कहां भेजना है। डीएनएस site.com को एक पब्लिक आईपी एड्रेस पर रिजॉल्व करता है। अब यह आईपी असल में एक वीआईपी या वर्चुअल आईपी है और इसे एसएलबी द्वारा असाइन किया जाता है, जिसका मतलब है सर्वर लोड बैलेंसर। एसएलबी पोर्ट 443 पर सुनता है, वीआईपी को एक इंटरनल सर्वर आईपी पर मैप करता है। यह सब उपलब्धता के आधार पर किया जाता है या कभी-कभी एक खास पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट डीएमजी में एक्सटर्नल फायरवॉल तक पहुंचती है। यहां केवल पोर्ट 80 और 443 को इनबाउंड की अनुमति है। इसका मतलब है अंदर आने वाला कोई भी ट्रैफिक या तो पोर्ट 80 या पोर्ट 443 का उपयोग करना चाहिए और कुछ नहीं। आपको पता है, भले ही सर्वर हमेशा पोर्ट 443 पर सुनता है, आपका ब्राउज़र असल में एक रैंडम हाई नंबर्ड पोर्ट जैसे 49,235 का उपयोग सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने के लिए करता है। फिर सर्वर सीधे आपके ब्राउज़र पर उसी डायनामिक पोर्ट पर जवाब देता है। इस रैंडम पोर्ट को हम डायनामिक या इफेमरल पोर्ट कहते हैं। उसके बाद फायरवॉल ट्रैफिक को सही वीएलएन पर रूट करता है। हर वीएलएन को एक खास जोन पर मैप किया जाता है, जैसे ऐप, वेब या डेटाबेस। तो हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि रिक्वेस्ट नेटवर्क के अंदर सही जगह पर पहुंचे। तो ट्रैफिक अंदर इन लीफ स्पाइन स्विचों का उपयोग करके बहता है। यह एक बहुत ही स्केलेबल ईस्ट वेस्ट आर्किटेक्चर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सेंटर के भीतर कुशलता से चलता है। अब इंटरनल फायरवॉल कनेक्शनों की जांच करता है और उन्हें प्रतिबंधित करता है। एप्लीकेशन केवल उन डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं जिनकी उन्हें असल में अनुमति है और कुछ नहीं। अगला, रिक्वेस्ट आखिर में असली वेब सर्वर वर्चुअल मशीन तक पहुंचती है। एप्लीकेशन डेटा को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करता है, जैसा कि उसे करना चाहिए। इन सब का सारांश करें तो प्रवाह इस तरह चलता है: यूजर, डीएनएस, वीआईपी, एसएलबी, एक्सटर्नल फायरवॉल, वीएलएन, लीफ स्पाइन, इंटरनल फायरवॉल और आखिर में ऐप सर्वर। और हाँ, इसमें एक डायनामिक पोर्ट भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जवाब सुरक्षित रहे।